हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक लेक्चर में। और इलेक्ट्रिकल मशीन का फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। और ये जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना, जो भी एमसीक्यू हम देखेंगे ना, वो जब किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं और वही एमसीक्यू आज भी रिपीट करते हैं, बस लैंग्वेज को थोड़ी बहुत घुमाता है और हम देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। और आज का पहला क्वेश्चन जो रहेगा, आज का पहला क्वेश्चन ये है। इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 क्वेश्चन हो चुकी है, जिसमें हमने न्यूमेरिकल भी देखा है। आज हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव भी है, न्यूमेरिकल भी है। तो पहला क्वेश्चन है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर, अब देखो शंट जनरेटर का यूज कहाँ किया जाता है ना, बैटरी चार्जर में। पहले तो हम डिटेल से देखेंगे। शंट जनरेटर होती है ना, शंट जनरेटर ये यूज कहाँ जा, बैटरी चार्जर में। कहाँ यूज किया जाता है? बैटरी चार्जर में, बैटरी चार्जर में। क्वेश्चन क्या है? ए शंट जनरेटर रनिंग एट 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम, यानी कि क्या दिया है? N1 दिया है। कितना दिया है? 1000 आरपीएम। उसका ईएमएफ दिया है, E1 क्या दिया है? 100 वोल्ट। उसके बाद फिर क्या? इफ द स्पीड इंक्रीज ऑफ 1200, यानी कि पहले 1000 जो स्पीड था वो बढ़ के कितनी हो गई? 1200 हो गई। स्पीड 1200 हो गई। तो हमसे क्या पूछा है? देन जनरेटेड ईएमएफ E2 पूछा है। E2 कितनी होगी? तो आपको पता है एक फार्मूला होता है, एक एक ना फार्मूला होता है, उसको लिखते हैं। जनरेटेड ईएमएफ बराबर होती है ना NP/Z5/60 है। NP/Z5/60 है। ये जनरेटेड ईएमएफ का फार्मूला होता है। यानी पी जेड और 60 ए हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये नियत रहता है, नियत रहता है। तो हमारे फार्मूला यहाँ जनरेटेड ईएमएफ क्या हो गया? N5, यानी कि डायरेक्टली स्पीड ऑफ रोटेशन और फ्लक्स पर डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ रोटेशन N और फ्लक्स पर डिपेंड करता है। तो क्या है? हमको E मिला है और N मिला है, E और N मिला है। और देखो F, आप कहोगे फाई की वैल्यू कहाँ है? देखो शंट जनरेटर, शंट जनरेटर ना कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी होती है। कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी होती है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी होती है। शंट जनरेटर जो होता है ना, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होती है। इसीलिए ये भी शंट जनरेटर के लिए फाई भी हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला देखते हैं। E1 बटा E2, E1 बटा E2, E1 बटा E2 इक्वल टू N1 बटा N2। क्या निकालना है? E2 निकालना है। तब देखो E2 बराबर क्या हो जाएगी? E1 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, N2 बट्टा N1 होगा ना, हो जाएगा। तो E1 कितनी दिया है? E1 है 100 वोल्ट। E2 कितनी है? N2 कितनी है? 1200 आरपीएम। और N1 कितना है? 1000 आरपीएम। तो देखो 1 2 3 0 से 2 3 0 कट गया, तो हमारा कितना बचा? 120 वोल्ट। आंसर कितना होगा? 120 वोल्ट। आंसर कितना होगा? 120 वोल्ट। तो ध्यान देने वाली बात है ये है कि जो शंट जनरेटर होता है ना, जो शंट जनरेटर होता है ना, इसका यूज करते हैं बैटरी चार्जिंग के लिए। और शंट जनरेटर होता है कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होता है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होता है। और जनरेटेड ईएमएफ का फार्मूला ए हुआ। यदि इस फार्मूले में लैप वाइंडिंग कर देगा तो ए बराबर पी रख देंगे, ए बराबर पी रख देंगे तो ए कट जाएगा। अगर वेव वाइंडिंग रहेगा, वेव वाइंडिंग रहेगा तो ए बराबर 2 रख देंगे, ए बराबर क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ज़रूर बताइए क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो आप। फाइंड द नंबर ऑफ पोल, फाइंड द नंबर ऑफ पोल, यानी कि P निकालना। फाइंड द नंबर ऑफ पोल रिक्वायर्ड इफ द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी F दिया है 50 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ मोटर इज दिया है, N दिया है, कितनी दिया है? 500 आरपीएम। N दिया है कितना? 500 आरपीएम। तो देखो क्या दिया? N, एक फार्मूला होती है N बराबर 120 F/P, 120 F/P होती है। अब हमें P निकालना है ना, तो P बराबर क्या हो जाएगा? 120 F/N। तो 120, और F की वैल्यू 50 है, और P की वैल्यू कितनी थी? P की निकालनी है। N की वैल्यू कितनी है? 500। N की वैल्यू कितनी? 500।
इस जीरो से इस जीरो से इस जीरो और इस जीरो कट जाएगा तो कितनी आ जाएगी 12 पोल, यानी कि 12 पोल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। यदि इसी को हम कह दें, इसी को अब देखो इसी क्वेश्चन को हम कुछ भी, एग्जामिनर क्या करेगा ना, इस क्वेश्चन को क्या करेगा अब है, यदि पोल की संख्या बढ़ाएं तो हमारा स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है, पोल की संख्या बढ़ाने पे स्पीड घट रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आज का 3 है लेकिन ये 33 नंबर के क्वेश्चन है, 33। द EMF इंड्यूस, देखो क्या है, EMF इंड्यूस इन द डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग इज, डीसी जनरेटर के ना डीसी जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में इंड्यूस ईएमएफ कैसा होगा, किस नेचर का होगा। एसी होगा, एसी होता है, ऑप्शन ए प्रिंट नहीं लिखा गया, एसी ही होता है। किस नेचर का होगा, डीसी जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में ना एसी नेचर का होगा। क्या रहेगा, एसी नेचर का होगा, किसका, डीसी जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में। तो उम्मीद है ये भी, और ये सारे एग्जाम में ना कहीं पूछा गया है, कहीं ना कहीं पूछा ही गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंटरपोल, क्या लिखा है, द इंटरपोल इन डीसी मशीन हैव टेपरिंग शेप इन द ऑर्डर टू, मतलब कहा गया है डीसी मशीन के, देखो हिंदी में कुछ मिस्टेक भी है, ठीक है ना। डीसी मशीन में इंटरपोल का आकार शंक्वाकार होता है। क्यों होता है पूछा है। शंक्वाकार होने का रीजन ये है ना इंटरपोल का, कि रिड्यूस सचुरेशन इन द इंटरपोल, सचुरेशन इंटरपोल की जो सचुरेशन है ना उसे कम करता है, इंटरपोल की सचुरेशन को कम करता है कौन, शंक्वाकार आकार। डीसी मशीन में जो शंक्वाकार आकार होती है ना उसमें क्या कहता है, इंटरपोल की संतृप्तता यानी कि सचुरेशन को क्या करता है, कम करता है, सचुरेशन को कम करता है। अब इंटरपोल की ही ना, अब देखो इंटरपोल को ही ना, यहाँ देखो इंटरपोल को इंटरपोल को क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटिंग पोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिंग पोल भी बोलते हैं, और या इसको ही कंपोल बोलते हैं, इसे ही कंपोल बोलते हैं। अब क्या है, अब देखो कम्यूटेटिंग का केवल देखो, कम्यूटेटिंग किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर की बनी रहती है। कम्यूटेटर किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर की बना रहता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए डीसी मशीन, डीसी की जगह डीई हो गया है, फॉर ए डीसी मशीन शंट रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ, देखो शंट क्या बोला है, शंट रेजिस्टेंस, डीसी मशीन का जो ना शंट रेजिस्टेंस होता है ना, शंट रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, बहुत हाई होता है। डीसी मशीन का जो शंट रेजिस्टेंस होता है ना बहुत हाई होता है। इससे क्या होगा, जो इसमें करंट प्रवाहित होगी ना बहुत लो होगी, क्या होगी, बहुत ही लो होगी। और आर्मेचर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है ना, देखो आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होती है ना इसकी वैल्यू लो होगी, इसमें प्रवाहित होने वाली करंट क्या होगी, हाई होगी। आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होगी, आर्मेचर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, लो होती है, यानी कि हाई एंड लो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36, द इंटरपोल इन डीसी मशीन, द इंटरपोल इन डीसी मशीन हैव टेपरिंग शेप इन द ऑर्डर ऑफ, देखो वही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, रिड्यूस सैचुरेशन इन द इंटरपोल। ऑप्शन नंबर बी आपको समझ आ गया, इंटरपोल को कंपोल बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम इफिशियंसी विल अकर, मैक्सिमम क्या कहा है, मैक्सिमम इफिशियंसी विल अकर व्हेन कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। देखो मैक्सिमम इफिशियंसी कब होती है अधिक ना, जब कॉपर लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस के इक्वल हो जाए ना,
तो हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम इफिशियंसी मिलता है। क्या मिलता है, मैक्सिमम इफिशियंसी मिलता है, मैक्सिमम इफिशियंसी मिलता है, ठीक ना, मैक्सिमम इफिशियंसी मिलता है। तो मैक्सिमम इफिशियंसी मीन कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। देखो कांस्टेंट लॉस को भी आयरन लॉस कहते हैं, ठीक ना, आयरन लॉस कहते हैं, और इसे वेरिएबल लॉस भी कहेंगे, वेरिएबल लॉस भी कहते हैं, ठीक ना। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ सी रहना चाहिए, यहाँ डी रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इक्वल होनी चाहिए। क्या होगी, इक्वल होगी। मैक्सिमम इफिशियंसी कोर लॉस कॉपर लॉस अगर इक्वल हो तो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम का स्टेबल है ना, स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम नॉट इफेक्टेड बाई, इस सिस्टम का स्टेबिलिटी किसके द्वारा प्रभावित नहीं होगा, देखो लॉसेस के द्वारा सिस्टम का स्टेबिलिटी नहीं प्रभावित होगा, ठीक ना। जबकि स्टेबिलिटी मतलब हमारा सिस्टम अच्छे से चल रहा है। अब देखो रिएक्टेंस ऑफ लाइन में कुछ भी डिस्टर्बेंस होगी ना तो सिस्टम की स्टेबिलिटी पर क्या होगा, फर्क पड़ेगा, रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर या टार्क आउटपुट पे भी। लेकिन लॉसेस जो है ना, लॉसेस का स्टेबिलिटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लॉसेस का स्टेबिलिटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन इज द बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, द वेव फॉर्म ऑफ द आर्मेचर एमएफ इन डीसी मशीन, वेव फॉर्म ऑफ आर्मेचर इन डीसी मशीन में एमएफ का क्या होगा, वेव फॉर्म कैसा बनेगा, वेव फॉर्म क्या है, ट्राइंगुलर बनेगा, यानी कि त्रिभुजाकार बनेगा, त्रिभुजाकार बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इज मोर इन, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इन मोर इन, आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव सबसे अधिक किसमें होगा, जहां फील्ड वीक होगा ना, फील्ड वीकनिंग मेथड में आर्मेचर रिएक्शन का, फील्ड वीकनिंग मेथड में आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आर्मेचर रिएक्शन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एडिंग, क्या लिखा है, द एडिंग एम्पियर टर्न, द एडिंग एम्पियर टर्न ऑफ द सीरीज फील्ड ऑटोमेटिकली इंक्रीज विद लोड। देखो जब ना एम्पियर टर्न जो है ना, एम्पियर टर्न को सीरीज में ऐड करेंगे ना तो क्या होता है, इंक्रीज विद लोड होगा, क्योंकि ये सीरीज में प्रवाहित होती है, क्योंकि ये होता है सीरीज में, ये किस में होता है, सीरीज में होता है, इसीलिए, ठीक है, सीरीज में होता है, इसीलिए क्या होता है, एम्पियर टर्न ऐड करने पर जो सीरीज ऑटोमेटिकली होता है ना, इंक्रीज होता है, लोड के साथ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज मेड ऑफ, द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, क्या, डीसी मशीन के आर्मेचर को क्या बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील को बनाया जाता है, किसका, सिलिकॉन स्टील को बनाया जाता है। ये तो क्वेश्चन इजी आप लोग को आता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकॉन स्टील की बनाया जाता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर क्या है, डीसी जनरेटर आर डिजाइन टू डेवलप आर्मेचर वोल्टेज नॉट एक्सिंग 650 वोल्ट। डीसी मशीन में ना, डीसी मशीन में एक चीज़ डिजाइन की जाती है जो कि 650 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं एक्सीड हो जाता है, नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कम्यूटेटर, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, कम्यूटेटर जो होता है ना, कम्यूटेटर जो होता है ना 650 वोल्ट पर, कम्यूटेटर में 650 वोल्ट से ज़्यादा होना, कम्यूटेटर में क्या हो चाहिए, प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर के इस प्रकार डिजाइन किया जाता है 650 वोल्टेज से ज़्यादा न हो। कम्यूटेटर जो कि क्या कहता है, हॉट ड्रॉन कॉपर के बना रहता है, किसका बनाता है, हॉट ड्रॉन कॉपर की सेगमेंट के क्या रहता है, बना रहता है, कम्यूटेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है कम्यूटेटर। देखो अगला क्वेश्चन का, द ब्रश कंटेंट लॉस इन डीसी मशीन इज, ठीक ना, डीसी मशीन क्या होगा, आप लोग बताएंगे क्या होगा, आप लोग ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट, धारा के क्या होती है,
समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन, ब्रशेस इन द डीसी मशीन, ब्रशेस इन द डीसी मशीन, ब्रशेस इन द डीसी मशीन नॉर्मली प्लेस इलेक्ट्रिकली इन द, जो डीसी मशीन में ब्रश लगी रहती है, ठीक ना, ब्रश लगी रहती है जो कि क्या होती है, कॉपर की बनी रहती है। क्या होती है, कॉपर की बनी होती है। कम्यूटेटर के पास ही होती है ब्रश, जो कॉपर का बनी रहती है। इसे इलेक्ट्रिकली कहाँ स्टेबल किया लगाया जाता है, वो है, तो इसे लगाया जाता है ना इंटर पोलर रीजन में, इंटरपोलर रीजन में, इंटरपोलर रीजन में लगाया जाता है, इंटरपोलर रीजन में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, आई स्क्वायर लॉस या ओमिक लॉस नोन एज ए कॉपर लॉस, क्योंकि कॉपर लॉस जो होती है ना, आई स्क्वायर और लॉस होती है। कॉपर लॉस बाइंडिंग में होने वाली लॉस होती है और आई स्क्वायर और लॉस होती है। एक कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। नो लोड की उपस्थिति में, नो लोड की उपस्थिति में, नो लोड की उपस्थिति में कॉपर लॉस नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि होता क्या है ना, जब लोड रहेगा, जब जब लोड रहेगा ना, लोड के होने से उसमें धारा प्रवाहित होगी और धारा प्रवाहित होने से हमारा कॉपर लॉस होगा, क्योंकि आई स्क्वायर और लॉस। तो नो लोड पर कॉपर लॉस नहीं होता है, लेकिन लोड लगाने पर ही कॉपर लॉस होता है। उम्मीद है। तो हाँ, नो लोड पर आयरन लॉस होगा, नो लोड पर आयरन लॉस होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, if number of pole in the rotor decrease the speed of rotor wheel, देखो नंबर ऑफ पोल, तो एक फार्मूला स्टार्टिंग में ही हमने क्या देखा, 120 एफ अपॉन पी। यदि नंबर ऑफ पोल रोटर डिक्रीज, नंबर ऑफ पोल रोटर का हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो रोटर की जो चाल होगी क्या होगी, रोटेशन क्या होगी, रोटर का चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। उम्मीद है समझ आ रहा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी शंट जनरेटर हैज, डीसी शंट जनरेटर हैज क्या होती है, स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है, स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है। क्या होती है, स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखो शंट जनरेटर का एक बार और रिपीट कर रहे हैं, शंट जनरेटर, जो पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम डिस्कस किए उसी को रिपीट करते हैं, ताकि आपके मन में एक क्या हो, दिमाग में छप जाए। शंट जनरेटर को ना कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस कहते हैं। और इसका नेचर क्या होती है, स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है, स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है। और एक चीज़ हमने क्या बताया था, याद तो नहीं आ रहा, हाँ, बैटरी चार्जिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए यूज किया जाता है, बैटरी चार्जिंग के लिए यूज किया जाता है। और एक क्वेश्चन में और क्या बताया, जो शंट वाइंडिंग होती है ना, शंट वाइंडिंग होती है ना, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है। ऐसे ही रिलेट करके अपन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्मेचर क्वायर ऑफ डीसी मशीन यूजली, आर्मेचर क्वायर, देखना क्या बोला, आर्मेचर क्वायर ऑफ डीसी मशीन यूजली किसके बनाए जाते हैं, कापर के, कापर के, क्योंकि आर्मेचर क्वायल में ना करंट अच्छे से फ्लो होना चाहिए, आर्मेचर क्वायल में करंट अच्छे से फ्लो होना चाहिए, जो कि कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है ना। कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर। माइका, माइका का इंसुलेटर होती है, जो हमारा कम्यूटेटर बना होता है ना, देखो ये जो है कम्यूटेटर, यदि हम इसे बोलेंगे कम्यूटेटर, एक पट्टी के रूप में, देखिए कम्यूटेटर तो ऐसे गोले के रूप में होती है, लेकिन हम एक पट्टी के रूप में लिए हैं, इसे बीच से काट के ऐसे सीधा कर दिए हैं। तो ये जो ना ये ना सेगमेंट इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेगमेंट। और देखो ये ना आर्मेचर क्वाइल होती है, आर्मेचर क्वाइल या वाइंडिंग करते हैं, ठीक ना। तो ये जो माइका, ये जो इंसुलेटर लगी होती है ना, यही इंसुलेटर क्या होती है, माइका का होती है। क्या लगती है, माइका का होती है। ये क्या है, ये क्या है हमारा, कम्यूटेटर। क्या है, कम्यूटेटर। ये एक, यही किसका बना रहता है,
हार्ड ड्रॉन कॉपर की बनी रहती है, ठीक ना। तो ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सेगमेंट विल बी देयर ऑफ द कम्यूटेटर ऑफ 6 पोल मैचिंग हैवी शेप वेब वाउंड आर्मेचर। चलो इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। होगा क्या नाम, एक डीसी मशीन में जो 72 खांचे हैं ना, स्लॉट है ना, वो कम्यूटेटर के केस में इक्वल होती है। कम्यूटेटर के लिए भी जो डीसी मशीन में जो स्लॉट बने रहते हैं वो कम्यूटेटर के लिए भी इक्वल होती है। तो 72 होता है। लेकिन एक वर्ड आया है, इसको और रिलेट करना चाहते हैं, वेव। वेव वाइंडिंग जो होती है ना, वेव वाइंडिंग, ए बराबर 2 होती है, नंबर ऑफ पैरेलल पार्ट इक्वल टू 2 होती है। कब, हमेशा। हमेशा क्या होगी, 2 होगी। जबकि लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी होती है हमेशा। वेव वाइंडिंग जो होती है ना, हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए यूज किया जाता है, और इसे जो है ना हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। ये भी एग्जाम में क्या है, पूछा हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन ये, हाँ लास्ट क्वेश्चन ये जो कि 50 नंबर, और देखते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन में पूछा गया है। ये फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी मशीन कन्वर्ट, कम्यूटेटर ये डीसी मशीन में क्या कन्वर्ट करता है, तो इसका ऑप्शन है अल्टरनेटिव करंट टू अनडायरेक्शनल करंट, यूनिडायरेक्शनल करंट, मतलब बदलने वाले धारा को ना, जैसे ये बदल रहा है ना, इसे कन्वर्ट कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, एक दिशीय धारा में, ठीक ना, एक दिशी धारा में यूनिडायरेक्शनल करंट में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। कौन सा, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर बता दिए हैं, हॉट ड्रॉन कॉपर के बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉरी आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त हुआ, ठीक है। और मैं चाहूँगा आप लोग बताएं कि लेक्चर कैसा लगा, और थैंक यू सो मच। और अपना रिव्यू ज़रूर देखें, और सब कुछ आपको सजेस्ट करना है कि क्या आपको अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, क्या करेक्शन हमें करना चाहिए, कैसा, ठीक है, ओके। तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच।